जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु रोशन सर द्वारा सेकेंड एडिशन का ये बुक निकाला गया है। इसमें 2010 से 2024 तक का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें टोटल 63 सेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें टोटल 43 सेट ही है। तो आइए दिखाते हैं 43 सेट कैसे है। यहाँ पे जो है वो इसमें टोटल 847 पेज है। और लास्ट सेट जो है वो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 14/4/2010 को एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पे 43 सेट हो जाएगा। तो आइए आज हम देखेंगे इसका। देखते हैं 33वां सेट देखेंगे। 33वां सेट जो है वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो हुआ था 2017 में द्वितीय पाली का, उसका ये हल प्रश्न पत्र है। पेज नंबर 598 से 618 तक का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है। तो ये जो शब्द है यौगिक प्रकार का शब्द है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यौगिक का अर्थ है योग, अर्थात मेल से बना हुआ शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रूढ़ शब्द हो जाएगा जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े ना हो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि घर, पढ़, चल, घोड़ा आदि। यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे कि हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा विद्या प्लस आलय हो जाएगा, राजपुत्र बड़ा हो जाएगा राजा का पुत्र हो जाएगा। योग रूढ़ जिन शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है तथा वे विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे योग रूढ़ कहते हैं, जैसे कि हो जाएगा दशानन हो जाएगा, लंबोदर, नीलकंठ, गिरधारी आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा है। पंखा जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पंखा सब जातिवाचक संज्ञा, किंतु उषा किसी खास कंपनी के पंखे का नाम है, इसलिए उषा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल का हो जाएगा आम, लीची, कटहल, सेब, अनार हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा चंपा, चमेली, गेंदा, अड़हुल। लड़का का हो जाएगा राम, मोहन, सोहन, आदित्य। पुस्तक का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हिंदी, गणित और व्याकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निरोग शब्द में उपसर्ग है तो हो जाएगा नी उपसर्ग है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नी प्लस रोग बन जाएगा निरोग बन जाएगा। नी उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द नी प्लस डर से नीडर बन जाएगा। नी प्लस कामा से बन जाएगा निकम्मा हो जाएगा। नी प्लस गोडा से हो जाएगा नी गोडा हो जाएगा। नी उपसर्ग से बनने वाला शब्द यहाँ पे नीर शब्द से बनने वाले शब्द यहाँ पे आ जाएगा नी अपराध हो जाएगा, नी प्लस अपराध हो जाएगा। नीर प्लस धन निर्धन हो जाएगा, नीर प्लस गुण हो जाएगा निर्गुण हो जाएगा। नी प्लस जन निर्जन हो जाएगा, नीर प्लस मल हो जाएगा निर्मल, नीर प्लस धन हो जाएगा निर्धन हो जाएगा। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो जाएगा निस प्लस सार निस्सार हो जाएगा, निस प्लस चित हो जाएगा निश्चित हो जाएगा, निस प्लस चाल हो जाएगा निश्चल हो जाएगा, निस प्लस तार हो जाएगा निस्तार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीव्र का विलोम शब्द है। तीव्र का विलोम शब्द मंद हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तीव्र का अर्थ होता है तेज होता है, मंद का अर्थ धीरे होता है। तीव्र का पर्यायवाची तेज होता है। शीत का विलोम ताप होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। विलोम शब्द होता है तीव्र, मंद हो जाएगा शीत का ताप हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो मीठा नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सोम, पीयूष, सुधा, अमीष्य, मधु, सुर, भोग आदि अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। तो हो जाएगा दर्पण जो है वो शुद्ध रूप में लिखा हुआ ऑप्शन, इसका डी आंसर हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प गलत है। अगला क्वेश्चन, राम पेड़ से गिर गया कलांकित शब्द के कारक भेद के उचित विकल्प को चुनिए। राम पेड़ से गिर गया, तो राम पेड़ से गिरा तो लग जाएगा इसमें अपर्दन कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से दूरी, अलगाव, भय का बोध हो उसे अपर्दन कारक होता है, उसे अपर्दन कारक होता है। कारक और विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण कारक से साथ का भाव होता है। संप्रदान कारक को के लिए अपदान कारक से अलग होने का भाव होने पर। संबंध का के की रा रे री हो जाएगा। अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग्म गलत है।
जो है बहन बहनी जो गलत है, युग्म ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक वचन और बहुवचन, गाड़ी का गाड़ियाँ हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े हो जाएगा, वस्तु का वस्तुएं, वाहन का वाहनें हो जाएगा, नारी का नारियाँ हो जाएगा, बच्चा का बच्चे और माता का माताएं, ये सब बहुवचन था। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादी स्वर संधि। नोट, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो दूसरों का उपकार माने तो होता है कृतज्ञ, होता है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अनेक शब्द और एक शब्द, किसी के उपकार को ना मानने वाला कृतधन होता है, जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ होता है। जो दूसरों के उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है। जताने या बताने का कार्य करता है, ये होता है ज्ञापन होता है। गोद लिया हुआ पुत्र होता है, दत्तक का पुत्र होता है। 2 बार जन्म लेने वाला होता है, दिग्गज द्विज होता है। कम बोलने वाला मितभाषी होता है, और जो मधुर बोलता हो उसे मधुरभाषी कहते हैं। भेड़ का बच्चा जो होता है मेमना हो जाएगा, कम खर्च करने वाला कहलाता है, हो जाएगा मित व्यापी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस? तो इसमें करेक्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट नो हाउ टू राइट, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फॉल, लर्न, होप, मैनेज, केयर, नीड आदि वर्ब्स के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होना चाहिए। नो के साथ हाउ का प्रयोग कर इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि ही डजेंट नो हाउ टू स्विम, ही डजेंट नो हाउ टू रीड, ही डजेंट नो हाउ टू ए व्हील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बुक मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज रिटेन बाय हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विलियम शेक्सपियर मोस्ट फेमस बुक हो जाएगा हेमलेट हो जाएगा, किंग लियर हो जाएगा, ओथेलो हो जाएगा, ए मिड समर हो जाएगा, नाइट्स ड्रीम हो जाएगा, मच ओडो और अबाउट नथिंग। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा मिच विथ वाच ए कैरेक्टर इन, कैरेक्टर हो जाएगा शेक्सपियर्स ड्रामा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मिच विथ वाच ए फेमस कैरेक्टर, द फुल टाइटल इज ट्रेगेटाइट ऑफ मिचविट विच वाज फर्स्ट supposed to be performed in 1606। भाट, अगला क्वेश्चन, भाट डज इजी इंडिकेट जो इजी करता है फॉर एग्जाम्पल का डिनोट करता है या इंडिकेट करता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। हेयर आर 2 मोस्ट कॉमन शॉर्ट फॉर्म दैट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, इजी बराबर हो जाएगा एग्जाम्पली गिरटिया होता है। आई ई मतलब होता है आइडिस्ट मीन्स डैट इज होता है। अगला क्वेश्चन, ओड ई इज होता है, ये होता है ए लिरिक्स पोएम, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नोट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोएम, होता है नरेटिव पोएम, होता है ड्रामेटिक पोएम होता है, और एक लिरिक्स पोएम होता है। लिरिक्स पोएम इज जनरली शॉर्ट एंड एक्सप्रेसेस डीप पर्सनल फीलिंग होता है। अगला क्वेश्चन, एंटोनेम्स आर द वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साइनोनिम जो होता है सिमिलर मीनिंग होता है, होमोफोन होता है सिमिलर इन साउंड होता है। एंटोनिम्स आर द वर्ड हैविंग अपोजिट इन मीनिंग, फॉर एग्जांपल वर्ड्स और एंटोनिम। डे का नाइट हो जाएगा, और न्यू का ओल्ड हो जाएगा, डिफरेंट का सिमिलर हो जाएगा, रोबस्ट मतलब मजबूत का जाएगा, फेबल हो जाएगा, एक्टिव का इनएक्टिव हो जाएगा। साइनोनिम आर द वर्ड हैविंग सिमिलर इन मीनिंग हो जाएगा, एबंडोन मतलब त्यागना मतलब हो जाएगा, फोरसेक हो जाएगा, एबहोर मतलब घृणा करना हो जाएगा, लोथे हो जाएगा। ए बर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट दैट हैज ए डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। फ्लोर मतलब फर्स्ट था, और FLOUR फ्लोर मतलब आटा हो जाएगा। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, EXE एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर। अगला क्वेश्चन,
द फार्म फॉर्म ऑफ फूड इज, फूड का हो जाएगा फीड हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट इज हो जाएगा फॉल्टली हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर होगा। फॉल्ट मतलब होता है त्रुटि होता है, जिसका अर्थ होता है त्रुटि, पूर्ण होता है फॉल्टली मतलब। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट तो हो जाएगा फोटो इज हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। फोटो इज इनकरेक्ट स्पेलिंग, फोटो ऐसे होता है, करेक्ट स्पेलिंग होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर, द फेज इन ए नट्स हिल मीन्स होता है यहाँ पे इन शॉर्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर है। इम्पोर्टेंट आइटम्स, यहाँ कुछ आइटम्स दिया हुआ उसको देख लेते हैं। एन आर्म एंड ए लेग मतलब काफ़ी महंगा, ब्रेक ए लेग मतलब भाग्य तुम्हारे साथ हो, ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री गलत अनुमान लगा लेना, बीट अबाउट द बुश घुमा फिरा कर बात करना, टू फाइट टूथ एंड नेल जी जान से लड़ना। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है, तो हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, विधानसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, विधान परिषद के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यपाल पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संविधान के अनुसार भारत के संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, ऊपरी सदन भी कहा जाता है। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 तक में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार आदि का वर्णन किया गया है। 1954 में राज्य परिषद के राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा तथा जनता के सदन के स्थान पर लोकसभा शब्द नाम को अपनाया गया। राज्यसभा में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधित्व होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन हो जाएगा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन, अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति से संबंधित है। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो जाती है, परंतु वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है। इनमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 से, ऋग्वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था ग्रामणी कहा जाता था, ऑप्शन सी आंसर हो जाता है। अनेक ग्राम मिलकर विश्व बनाते थे जिनका प्रधान विश्वपति होता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। विद्यार्थ यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 बार किया गया है। सभा ऋग्वेद में इसका उल्लेख 8 बार मिलता है। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। समिति ऋग्वेद में इसका उल्लेख 9 बार किया गया। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की संस्था भी कहा जाता था। गण ऋग्वैदिक काल में यह कुलीन लोगों की एक सभा थी। बहुतु ऋग्वैदिक काल में कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार एवं द्रव्य है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है। शुद्ध शब्द भी पहली बार पुरुष सूक्त में ही मिलता है। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता था। राजा का सारथी सूक्त कहलाता था। धार्मिक कृत्य करने वाला पुरोहित हो जाएगा को
कोषाध्यक्ष जो था संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर से पराजित होकर मारा गया। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर का स्थापना 1504 में किया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोधी फारसी में गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष या चेयरमैन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग का प्रथम सीईओ अमिताभ कांत थे। वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ BBR सुब्रमण्यम हैं। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा जो है वो लाहौर में। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। जहांगीर का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। नूरजहां के द्वारा इत्माद उद दौला का मकबरा भी बनाया गया था। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जटाऊ काम किया गया। जहांगीर के समय में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। कैप्टन हॉकिंस 1608 और थॉमस 1615 में जहांगीर के ही शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आया था। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से सम्मानित किया था। डच व्यापारी फ्रांसिस्को पसल्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देशज रूप से बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कलपक्कम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा केंद्र और यहाँ पे अवस्थिति या स्थान, तारापुर देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र था जो महाराष्ट्र में है, अमेरिका की सहायता से बनाया गया। कुल्लम जो नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है वो तमिलनाडु में है, जो रूस की सहायता से बनवाया गया। रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वो देश का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, राजस्थान में है, कनाडा की सहायता से बनाया गया। कैगा जो है वो देश का 20वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, कर्नाटक राज्य में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है और उस जगह काकरापारा गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा और जैतापुर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो ये द्वीप स्थित है जंजीबार द्वीप है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मालदीव अरब सागर अथवा उत्तरी हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। इसकी राजधानी माले है। मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एवं द्वीपीय देश है। यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। यहाँ की अधिकतम आबादी भारतीय मूल की है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। माल्टा द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी राजधानी बैलालेटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ पे और इसका डिस्कशन है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी हो जगह अंतानारिवो है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है एवं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यूगिनी है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। तो यह जगह मनु अथैया। ऑप्शन डी आंसर होगा। इन्हें फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कस्ट्यूम डिजाइन का पुरस्कार मिला। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। ऑस्कर में नामित
होने वाला प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति देविका रानी 1969 में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो ये थे स्मिथ ने। ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया को एक ही व्यक्ति द्वारा न कराकर इनके विभिन्न चरणों को भिन्न भिन्न लोगों से पूरा कराने की प्रक्रिया श्रम विभाजन कहलाती है। 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। 1929-30 की महान आर्थिक मंदी से निपटने में जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान था। कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। कीन्स के अनुसार यदि आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाए तो सरकारी खर्च में वृद्धि तथा टैक्स में कमी करना चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारक नहीं है? तो इसमें से बचत जो है नहीं है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अभिरुचि आय, मूल्य, उपयोगिता तथा उपलब्धता मांग का निर्धारण करता है। स्वाद भी अभिरुचि के अंतर्गत आता है, इसलिए यह भी मांग का निर्धारक है। अगला क्वेश्चन। अमृतसर का प्रसिद्ध सौर मंदिर किसने बनवाया? तो ये बनवाए थे गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ का संकलनकर्ता अर्जुन देव थे। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत असंगत मतलब धर्मशाला और पंगत मतलब लंगर स्थापित किए। गुरु आनंद सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ एवं पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। गुरु गोविंद सिंह ने अर्जुन देव द्वारा संकलित आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल कर गुरु ग्रंथ साहिब कहा। अगला क्वेश्चन। संविधान का कौन सा धारा नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो यह जगह 5वां हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में हो जाएगा मूल अधिकार है 12 से 35 तक। भाग 4 में राजनीति निर्देशक तत्व है 36 से 51 तक। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है 51 के काम में है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है। इससे आशय स्थानीय सरकार से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चोल साम्राज्य का स्थानीय स्वशासन तथा विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बीच परिलक्षित हुए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के विचार के मुख्य प्रतिपादक थे एवं मुख्य समर्थक में दादा भाई नौरोजी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय आदि शामिल थे। संविधान में स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के तहत शामिल किया गया। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल व्यापार
का केंद्र था तथा लोथल था। ऑप्शन बी आंसर होगा लोथल। गुजरात लोथल जो है, लोथल से प्राप्त बंदरगाह एवं फारस की मुद्रा के साक्ष्य इस बात का संकेत देता है कि यह नगर हड़प्पा काल में व्यापार का मुख्य केंद्र था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखल दास मुनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई, इसलिए यह सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाया, इसलिए इसे कांसा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक महत्वपूर्ण स्थल सिंधु नदी के आसपास ही ज़्यादा मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख किलोमीटर लगभग। यह सभ्यता अपने व्यवस्थित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 ईस्वी में की थी। सूतकागेडोर दास्क नदी के किनारे सौधव सभ्यता के पश्चिमी सीमा में स्थित है, जो बलूचिस्तान में। कालीबंगा से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा के उत्खननकर्ता B लाल एवं B थापर थे। रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव लॉर्ड कर्जन के काल में पड़ी। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी का दर्शन पर आधारित था? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP का वर्णन है। इन तत्वों को विचारधारा के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला जो समाजवादी सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39 और 39 का 41, 42, 43 और 43 का और 47 है। गांधीवादी सिद्धांत हो जाएगा अनुच्छेद 40, 43, 43 के खा 46, 47 तथा 48। उदारवादी के सिद्धांत हो जाएगा अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 के का 49, 51 और हो जाएगा 50 और 51 हो जाएगा। गांधीवादी दर्शन का आधारित DPSP अनुच्छेद 40 है, ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 43 है, राज्य विशिष्टतया ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 के ख में है, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 46 में है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के एवं कमजोर वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में हो जाएगा पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधित सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन हो जाएगा। गांधी स्थानीय स्वशासन के प्रबल समर्थक थे। अगला क्वेश्चन, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो ये करता है पंचायती राज, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है। यह भारत में जमीन स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। पंचायती राज को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। LM सिंघवी समिति 1986 ईस्वी की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG अनुच्छेद 148 से 151 के अंतर्गत आता है। CAG भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक भारतीय लेखा परीक्षक
और लेखा विभाग का मुखिया होता है। सीएजी लोक वित्त का संरक्षक होता है। यह देश की हुई संपूर्ण वित्तीय वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। सीएजी की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे सीएजी सेवानिवृत्त के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सीएजी को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि निर्वाचन मंडल द्वारा उसका निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 263 शामिल है, जिसमें अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, जबती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो किया गया था 1/3। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जबती प्रणाली या दहसला प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित है, जिसकी शुरुआत टोडरमल द्वारा किया गया था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों पर पिछले 10 वर्षों में लगने वाले राजस्व का औसत निकाला गया और पिछले 10 वर्षों के उत्पादन का औसत निकालकर इसका 1/3 भू राजस्व निर्धारित किया गया। यह प्रणाली बिहार, दिल्ली, अवध, मालवा, गुजरात, इलाहाबाद, लाहौर, मुल्तान में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? तो एक ये थे बंडीवास की लड़ाई से। ऑप्शन डी आंसर हो जाए। बंडीवास की लड़ाई में भारत ने फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया। 1760 ईस्वी में बंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर एयरकूट के नेतृत्व में फ्रांसीसियों को हराकर भारत में फ्रेंच शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया था। बक्सर के युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व हेक्टर मुंडो और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खान द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में सिराजू दौला जो अवध का नवाब था, मीर कासिम बंगाल का नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के संयुक्त सेना की पराजय हुई। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में हुआ था। ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 1754 तक हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध तथा प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। आगे देखते हैं अगला 39 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका पश्चिम से पूर्व क्रम इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसे बृहद वृत्त भी कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। देशांतर रेखा ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच देशांतर रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब हो जाएगा, मिस्र हो जाएगा, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया हो जाएगा, ओमान हो जाएगा, बहामास एवं हो जाएगा मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली हो जाएगा, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया।
विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। हो जाएगा इक्वाडोर, हो जाएगा कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपे से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है? तो जगह वृद्धावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, ये कोई समस्या नहीं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन विकासशील देश हैं, जबकि अमेरिका, फ्रांस आदि विकसित देश हैं। विकासशील देशों की समस्याएं, प्रौद्योगिकी विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, दुर्बल औद्योगिक आधार आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो सोन नदी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चलकर पटना के निकट गंगा नदी में मिलती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, इसे दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ मेला लगता है। पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई कालेश्वरम तथा श्रीराम सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी 1465 किलोमीटर की यात्रा तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। पूर्णा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। यह सदा नीली नदी है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य से बहती हुई पांडिचेरी से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी की सहायक नदियाँ हेमावती, सिसमा, अकारवती और जगह सुबरवती, भवानी और अमरावती आदि हैं। मेकेदातु जलाशय परियोजना का संबंध कावेरी नदी से है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट सह्याद्री में महामंगलेश्वर के पास से होता है। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तुंगभद्रा, कोयना और घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा आदि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्जा दिया? तो ये दिया था रॉक एडिक्ट 13वां, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है और यह युद्ध त्याग की घोषणा की है। सबसे पहले अशोक के दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज स्टीफेन थिलर ने किया था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया। अशोक के सभी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जबकि ये ब्राही, खरोष्ठी, आरमेइक एवं यूनानी लिपियों में लिखा गया है। भारत के बाहर के शिलालेख खराष्ठी, आरमेइक तथा यूनानी लिपि में प्राप्त हुए हैं। उदाहरण स्वरूप खरोष्ठी लिपि में शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान में है। अभिलेख आरमेइक लिपि में तक्षशिला पाकिस्तान में है से प्राप्त अभिलेख, लद्दामान से प्राप्त अभिलेख यूनानी एवं आरमेइक लिपि में सर ए कुना से प्राप्त अभिलेख है। ब्राही लिपि बाई
बाईं से दाईं तरफ लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती है। अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या 14 है, जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु प्रथम जगह पशु बलि की निंदा, दूसरा जगह पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य, चोल पांड्य क्षत्रिय पुत्र एवं केरल पुत्र की चर्चा है। तीसरा शिलालेख में राजकीय अधिकारियों, युक्त राजउक और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है। चौथा शिलालेख में धर्मचरण या धम्मा का उद्घोष है। पाँचवां शिलालेख में धम्मा महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करता है। यहाँ पे आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। बोध गया में भ्रमण का उल्लेख है। नौवां शिलालेख में धम्म समारोह की चर्चा है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या। 12वां शिलालेख में सर्वधर्म संभव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। अपराध करने वाली वास्तविक जातियों का उल्लेख है। आगे देखते हैं 14वां शिलालेख। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुइमिनादेई अभिलेख सर्वाधिक छोटा था का विषय आर्थिक था। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये थी थानेश्वर थी। ऑप्शन सी आंसर हो जाए। हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कालांतर में कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। ऐहोल प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण कर वहां से भगवान बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट संधाराम में स्थापित किया। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग अथवा शाक्य मुनि अथवा यात्रियों का राजकुमार बौद्ध ग्रंथों का संकलन करने के लिए 7वीं सदी में हर्ष के काल में ही भारत आया था। इसके द्वारा रचित यात्रा स्मरण पुस्तक को सीयुकी कहा गया। ह्वेनसांग ने हर्ष को वैश्य जाति का बताया तथा हर्ष को शिलादित्य कहकर संबोधित किया। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्ययन किया। इस समय यहाँ के प्राचार्य शिलभद्र थे। हर्षवर्धन ने मौखरी वंश के शासक गृहबर्मण की हत्या होने के बाद कन्नौज से शासन प्रारंभ किया। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं बाणभट्ट हर्षचरित एवं कादंबरी। मयूर का जगह सूर्य शतक रचना। हर्षवर्धन ने समय 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद की रचना की। हर्षवर्धन के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन,
माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ममता बनर्जी की आत्मकथा है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इनका बंगाली भाषा से अंग्रेजी अनुवाद नंदिनी सेनगुप्ता द्वारा किया गया। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की वर्तमान अध्यक्ष है एवं वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। टीएमसी का चुनाव चिन्ह 2 फूल है। परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक। अवॉर्ड ऑफ लव सोशल हारमोनी जो इस पुस्तक का जो लेखक है वो नरेंद्र मोदी है। बुकलेस इन बगदाद द ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की पुस्तक है। फ्रेंड्स एंड फोयस शेख मुजीबुर रहमान का पुस्तक है। राजीव जो है सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा लिखा गया। संसद के 3 दशक है अटल बिहारी वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, दक्षिण सूडान की राजधानी है तो हो जाएगा जूबा हो जाएगा जूबा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सूडान की राजधानी खार्तूम तथा मुद्रा पाउंड है। परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण देश एवं राजधानियाँ हो जगह सेनेगल की राजधानी जो है हो जगह डक्कार हो जगह और जगह सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया हो जगह युगांडा कंपाला हो जगह केनिया नायरोबी हो जगह अजरबैजान का हो जगह बाकू हो जगह और जगह हंगरी का हो जगह बुडापेस्ट हो जगह लिथुआनिया का हो जगह विल्नियस हो जाएगा। आगे है यहाँ पे हो जगह प्यूर्टो रिको का हो जगह सैन जुआन हो जगह होंडुरास का हो जगह तिगुसिगल्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो यह आता है लाल कोटि में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विभिन्न उद्योगों को प्रदूषण स्तर के आधार पर तीन कोटियों में विभाजित किया। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग लाल कोटि में, मध्य प्रदूषणकारी उद्योग नारंगी कोटि में, अपेक्षाकृत कम प्रदूषणकारी उद्योग हरा कोटि में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 ईस्वी में किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में प्रवंचन का एक अन्य नाम है तो हो जाएगा बिली बिली। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बिली बिली। हिंद महासागर में ये चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में ये हरिकेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में टाइफून के नाम से और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है। चक्रवात में वायु के चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं तथा केंद्र के बाहर वायु दाब बढ़ता जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चक्रवात का आकार गोलाकार, अंडाकार या भी अक्षर के समान होता है। स्थिति के आधार पर चक्रवातों को दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात को लहर चक्रवात या विक्षोभ भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। यह सर्दी में आता है। शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण ठंडी तथा उष्णार्द्र गर्म हवाओं के मिलने के कारण होता है। यह 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लॉर्ड फॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है तो हो जाएगा जम्मू तथा कश्मीर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न वर्ष के अनुसार व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य जम्मू कश्मीर था। वर्तमान में व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है 2024 के अनुसार। बंजर भूमि प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों कारणों से निर्मित होती है, जैसे बर्फ से ढके हुए क्षेत्र, तटीय खारे क्षेत्र, शुष्क एवं रेगिस्तान क्षेत्र आदि। राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि क्षेत्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बंजर भूमि का अधिकतम क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है वो जगह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी आंसर है। करगम तमिलनाडु का लोक नृत्य है।
परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण लोक नृत्य एवं संबंधित राज्य। यहाँ राज्य है लोक नृत्य। झारखंड का लोक नृत्य है छऊ है, सरहुल है, कर्मा, जाट जटिन, विदेशिया। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। छत्तीसगढ़ का हो जाएगा पंडवानी हो जाएगा, टपाली, झूमर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा चंबा, थाली और चपेली हो जाएगा। गुजरात का लोक नृत्य हो जाएगा भावाई हो जाएगा, टिपा पानी हो जाएगा, गारवा, डांडिया हो जाएगा, पादयानी हो जाएगा। केरल का हो जाएगा कथकली, मोहिनी अट्टम। कर्नाटक का हो जाएगा यक्षगान, यक्षगान हो जाएगा करगा और कोनीता हो जाएगा। महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा, लावनी हो जाएगा, नकटा हो जाएगा और हो जाएगा गौरीचा हो जाएगा। नागालैंड का हो जाएगा चोग हो जाएगा, खोबा हो जाएगा और लिम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा रासलीला हो जाएगा, नौटंकी, कचरी और हो जाएगा जैता और जददा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा मुखौरा हो जाएगा, मुखौरा नृत्य, युद्ध नृत्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का हो जाएगा दयाली, हिकात और मंदजास हो जाएगा। राजस्थान का लोक नृत्य है झूमर है, गणगौर हो जाएगा, धापाल, पनिहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो किया गया 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषा है। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। भारत की 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल जो है 2004 में, संस्कृत 26 जनवरी 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ हो जाए 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़िया को 20 फरवरी 2014 में भाषा का मतलब शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा से होती है? तो ये होते हैं दक्षिणी पश्चिमी द्वारा से, ऑप्शन डी आंसर। भारत में पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। ग्रीष्म ऋतु में भारत में आने वाले प्रमुख तूफान का नाम एवं उनका क्षेत्र। नॉर्वेस्टर हो जाएगा, पूर्वी भारत में चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। बोडो जिला असम में नॉर्वेस्टर का स्थानीय नाम है। आम्र वर्षा दक्षिण भारत आम को जल्दी पकाने में सहायक होता है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक एवं केरल में बहता कॉफ़ी के फूलों को खिलाने में सहायक होता है। इन तूफानों को मानसून पूर्व चक्रवात भी कहा जाता है। मानसून प्रफोच, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन को मानसून प्रफोच कहा जाता है क्योंकि इसके आगमन के साथ एक अचानक भारी वर्षा होती है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि मात्र 35% भाग बंगाल की खाड़ी शाखा से आता है। भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। यहाँ के कुल वर्षा का 75% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा प्राप्त होता है। मानसूनी हवाएं 2 प्रकार की होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी ग्रीष्मकालीन, उत्तर पूर्वी मानसूनी शीतकालीन होता है। दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन हवाएं यह समुद्र से स्थल की ओर प्रवाहित होती है और संपूर्ण भारत में प्रचुर वर्षा करती है। शीतकालीन स्तर पूर्वी मानसून हवाएं यह स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है और वर्षा करने में प्रायः असमर्थ होती है। बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के उपरांत ये हवाएं तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में कुछ वर्षा करती है। उत्तर पूर्वी भारत में मानसून की सबसे कम अनियमितता पाई जाती है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासीराम में होती है। अगला क्वेश्चन, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है कोलकाता में, ऑप्शन सी आंसर होता है। यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का नक्शा बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? तो ये असम में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के डाटा के अनुसार भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, मतलब नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। यह उत्तराखंड राज्य में है। बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मतलब जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है। इसे 1971 में शुरू किया गया था। इस MAB कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का सुधारना है। वर्तमान में भारत में 55 टाइगर रिजर्व 2024 के अनुसार है। 54वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व MP मतलब मध्य प्रदेश में है, एवं 55वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली में है जो राजस्थान में। विश्व में 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 75% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। बाघ IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 बाघ संरक्षण से संबंधित है। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जिसमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। नीलगिरी संरक्षित जैविक क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक 2000 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य और स्थापना वर्ष। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश में स्थापना हुआ था 1955 में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, 1968 में इसकी स्थापना हुई। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 2018 में स्थापित हुआ। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 1975 में। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में 1983 में स्थापना हुआ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 में इसकी स्थापना हुई, कर्नाटक में है। और जगह नागर होल्स राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में 1988 में स्थापना हुई। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, 1982 में स्थापना हुई। और जगह मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में 1990 में इसकी स्थापना हुई। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1936 में इसकी स्थापना हुई। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1982 में स्थापना हुआ। रणथम भौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1980 में इसकी स्थापना हुई। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में स्थापना हुआ। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1982 में इसकी स्थापना हुई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1974 में इसकी स्थापना हुई। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में 1990 में इसकी स्थापना हुई। मेरी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है, 1998 में इसकी स्थापना हुई। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में है, 1999 में स्थापना हुआ। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में 2005 में स्थापना हुआ। बेताल राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है, 1986 में स्थापना हुआ। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में 1975 में इसकी स्थापना हुई। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में 1983 में स्थापना हुआ। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में 1980 में स्थापना हुई। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में 1977 में इसकी स्थापना हुई। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, 1977 में स्थापना हुआ। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, 1978 में इसकी स्थापना हुई। और जगह दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर 1981 में स्थापना हुआ। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर 1992 में स्थापना हुआ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में 1981 में स्थापना हुआ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में 1977 में इसकी स्थापना हुआ। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, 1981 में स्थापना हुआ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, 1982 में स्थापना हुआ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में 1982 में इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में वृहद तटीय रेखा है? तो यह जगह गुजरात में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी तटीय रेखा अंडमान एवं निकोबार की है, एवं सबसे छोटी तटीय रेखा पांडुचेरी की है। भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत उत्तर दक्षिण
3214 किलोमीटर लंबा तथा पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर चौड़ा है। पड़ोसी देश और सीमा की लंबाई किलोमीटर में दिया हुआ है यहाँ पे। भारत बांग्लादेश की सीमा 4996.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है। भारत चीन 3488 किलोमीटर की सीमा लगाता है। भारत पाक सीमा 3323 किलोमीटर की सीमा है। भारत नेपाल सीमा हो जाएगा 1751। भारत म्यांमार सीमा 1643। भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर हो जाएगा। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाएगा मकालू। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा मकालू। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर्वत या सागर माथा या जोमोलुंगमा 8848 मीटर या 8850 मीटर है। विश्व की प्रमुख शिखर पर्वत शिखर हो जाएगा पर्वत और देश का नाम और ऊंचाई। एवरेस्ट जो है और नेपाल में है 8850 मीटर इसकी ऊंचाई है। केटू जो है और भारत में है। केटू को गार्डविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। कंचनजंगा जो है नेपाल भारत में है। इसका ऊंचाई है 8598 मीटर। लाहास्तसे वन जो है वो हो जाएगा नेपाल में है 8501 मीटर इसकी ऊंचाई। मकालू वन है नेपाल चीन में है। ये जो है इसकी ऊंचाई है 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी जो है नेपाल में है 8172 मीटर ऊंचाई है। नंगा पर्वत भारत में 8126 मीटर ऊंचाई है। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। ग्रेसरबम पाकिस्तान में है 8068 मीटर इसकी ऊंचाई है। गोसाई नाथ चीन में है 8018 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी भारत में 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। राका पोसी भारत में है 7088 मीटर इसकी 7788 मीटर इसकी ऊंचाई है। नमचा वर्मा चीन में है 7782 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। कामेट भारत में है 7756 मीटर ऊंचाई। गुरला माधता चीन में है 7728 मीटर ऊंचाई हो जाएगा। गुरला माधाता चीन में है 7728 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। तिरिचामिर पाकिस्तान में 7708 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो हुआ था चीन में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। काई लुन ने कागज़ का आविष्कार किया था। भारत में कागज़ का पहला सफल आधुनिक कारखाना 1832 में श्रीरामपुर कोलकाता में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में आखबारी कागज़ तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज़ बनाने का सरकारी कारखाने हैं। कागज़ उद्योग के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल में हो जाएगा टीटागढ़ हो जाएगा, रानीगंज हो जाएगा, नौहाटी हो जाएगा, कोलकाता, हुगली। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा राज्य महेंद्री, तिरुपति हो जाएगा, तेलंगाना में बोधन हो जाएगा, सिरपुर और हो जाएगा कागज नगर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नेपानगर, शहडोल और भोपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो था इनमें से कोई नहीं। भारत में अंतिम मुगल सम्राट जो था वो सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून बर्मा भेज दिया गया। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। मुगल काल में शासन का आधिपत्य बादशाह कहलाता था। मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी जो व्यापारी के आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में होती थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी रहा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी रहा। अकबर द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य: दास प्रथा का अंत 1562 में किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, जजिया कर समाप्त किया था 1564 में, मजहर की घोषणा किया था 1579 में, दीन ए इलाही की स्थापना किया था 1582 में, इलाही संबंध की स्थापना किया था 1583 में। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। चार बाग
चार बाग बनाने की परंपरा अकबर ने शुरू किया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करके रखा था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही खिलजी खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 58 नंबर। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद बिन कासिम को मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में उसने पाटन गुजरात पर चढ़ाई की, परंतु गुजरात के शासक भीम द्वितीय द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए स्थानी या सिकंदर द्वितीय स्थानी की उपाधि धारण की। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। अगला क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजिया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजिया। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी में पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत निम्नलिखित राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। सतारा को 1848 ईस्वी में जैतरपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा में है, जिसको 1850 में पकहट को 1850 में उदयपुर को 1852 में झांसी को 1854 में नागपुर को 1853 ईस्वी में विलय हुआ था। विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त की गई। वारेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी के काल में हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो भारत एक खोज। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। परीक्षा प्रयोग की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक। संवाद कौमुदी के लेखक हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। यंग इंडिया हरिजन हो जाएगा हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, नवजीवन, जो ये सब पुस्तक है इसके लेखक महात्मा गांधी हो जाए। बरवाटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हो जाएगा रास्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी का पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हो जाएंगे, इसके लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस का इतिहास हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया द्वारा लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया। इंडियन स्ट्रगल आज़ाद हिंद सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखा गया। नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया। द बंच ऑफ ओल्ड्स लेटर्स जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये द्वारा लिखा गया। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। इंडिया अनरेस्ट लिखा गया है वेलेंटाइन सिरोल द्वारा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया लिखा गया है रफ़ीक जाकारिया द्वारा लिखा गया। 1857 मतलब 1857 जो पुस्तक लिखा है और सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा मतलब एस.एन. सेन द्वारा लिखा गया। केसरी गीता रहस्य मराठा ये सब बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? तो निकलते हैं हीरा के जलने से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध वे क्रिस्टलीय रूप है। शुद्ध कार्बन होने के कारण हीरे के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। पदार्थ में हीरा सबसे अधिक कठोर है। हीरा ऊष्मा व विद्युत दोनों का कुचालक होता है। हीरे के चमकने का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरा की संरचना चतुष्फलकीय होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। चांदी ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। चांदी का मुख्य अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट हो जाएगा Ag2S हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहते हैं। यह पेट की अति अम्लता को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62, परावैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है तो किया जाता है ओजोन परत द्वारा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत का क्षय CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन Cl के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। संताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श होती है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। निचली परत से ऊपरी परत की ओर क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल हो जाएगा। क्षोभ मंडल के सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि बादल, आंधी एवं वर्षा होता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी सीमा तक सीमित है। आयन मंडल को आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है। आयन मंडल के ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। बाह्य मंडल को हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है वो हो जाएगा Cu+Zn हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर। पीतल तांबा एवं जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल का उपयोग घरेलू बर्तन, मूर्तियाँ, आभूषण, स्क्रू आदि में किया जाता है। पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है। कांसा, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। रोल्ड गोल्ड कॉपर एवं एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। इसका उपयोग सस्ते आभूषण बनाने में किया जाता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक एवं निकेल की मिश्र धातु है, जिसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। टाका Sn+Pb का मिश्र धातु है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जोड़ों में टाका लगाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बादल के गरजने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण जो है वो बिजली पहले चमकती है और नहीं ध्वनि आवाज़ के प्रति हमारी कम संवेदना, प्रकाश नहीं, प्रकाश का वेग अधिक होता है इसलिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग अधिक होता है इसलिए। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर रहती है। वायु में ध्वनि का चाल 332 मीटर/सेकंड तथा जल में ध्वनि की चाल 1883 मीटर/सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर/सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए माध्यमों में उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो जगह लकड़ी में हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।
ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, इसके बाद तरल में और सबसे कम गैस में होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड होता है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड होता है। जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पे पदार्थ घनत्व और यहाँ पे चाल दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। इस्पात का घनत्व जो होता है वो होता है 4.86 हो जाएगा, इसमें 5960 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा। तांबा का घनत्व हो जाएगा 8.90 हो जाएगा, इसका चाल हो जाएगा इसमें 6420 हो जाएगा। एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.58 हो जाएगा, 6420 से मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा। बेरिलियम का घनत्व हो जाएगा 1.93 हो जाएगा, 12,890 मीटर पर सेकंड इसमें चाल होता है। निकेल का जो हो जाएगा चाल हो जाएगा 6040 हो जाएगा। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1284, समुद्र में जल में 1531 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य होता है। क्या शून्य होता है? टंगस्टन तंतुओं के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है और जब बल्ब टूटता है तो बाहर की वायु उस शून्य स्थान को भरने के लिए तेज़ी से अंदर प्रवेश करती है। यही कारण है कि बल्ब के टूटने पर आवाज़ आती है। बल्ब के अंदर आर्गन के अलावा हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन और क्रिप्टॉन जैसे गैस का भी प्रयोग होता है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन 93% और नाइट्रोजन 7% भरी जाती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। इसे में बिजली के संपर्क में आकर बहुत ज़्यादा गर्म होने के बावजूद टंगस्टन खराब नहीं होता है। टंगस्टन का संकेत W परमाणु संख्या 74 होता है। गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ये एंटीबॉडी बच्चों को मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने और उन्हें बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। छोटी आंत में एरेपसिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमोनिया अम्ल में परिवर्तित कर देता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ जाने पर हृदय रोग होने का खतरा रहता है? तो होता है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाने से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं अलिंद में रक्त को पहुंचाता है। इसमें शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण काम लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण किसी भी वस्तु की वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण पर छवि हमेशा आभासी होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी होती है। अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान एवं नाक और दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में सोलर कुकर में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने में सोडियम परावर्तक लैंप में होता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो
सल्फर को मिलाया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चार्ल्स गुडईयर को रबड़ के बाल्कनीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। बाल्कनीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रबड़ को गंधक सल्फर जैसे पदार्थ के साथ मिलाकर प्राकृतिक रबड़ की तुलना में ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ लैटेक्स से बनता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं का निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। कैल्शियम तथा बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है। रासायनिक सूत्र सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, सल्फर का S एवं लेड का Pb होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या तंग कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल लेक्लांसे सेल का ही संशोधित रूप है। इसमें विलयन के स्थान पर अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लेई का प्रयोग होता है। इसमें जस्ते का वर्तन कैथोड व कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले परीक्षा प्रयोगी उपकरण का नाम और ऊर्जा रूपांतरण इधर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो है मतलब कि बैटरी जो है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूब लाइट जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है तो ये करता है स्ट्रांसियम एवं बेरियम, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। बेरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है का उपयोग सिग्नल प्रदीप्त में किया जाता है। सोडियम आतिशबाजी में पीला रंग प्रदान करता है। पटाखा फटने पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ध्वनि और तापीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आतिशबाजी में नीला ज्वाला कॉपर की उपस्थिति के कारण होती है। नारंगी ज्वाला कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है तो ये होता है पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। इंसुलिन हार्मोन का स्राव अग्नाशय के एक भाग लैंगरहंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक वैटिक एवं चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन्स एवं गामा कोशिका से मेटोटेनिक नामक हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो होता है आंत होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाले परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण रोग बीमारी है, प्रभावी अंग है और जीवाणु के नाम। टेटिनस जो होता है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये जो होता है वो क्लस्ट्रीडियम टेटिन नामक जीवाणु से होता है। प्लेग जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये जो जगह
पास्चुरेला नामक जीवाणु से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। निमोनिया जो है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हेमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया श्वसन नली को प्रभावित करता है। हो जाएगा कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। कोढ़ जो है तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा को प्रभावित करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी नामक जीवाणु से होता है। सिफिलिस जो है वो सीसन को प्रभावित करता है। हो जाएगा टेप्रोनमा पैलिडियम को नामक जो है जीवाणु से होता है। आगे है वायरस से होने वाली परीक्षा प्रयोगी रोग। बीमारी है, प्रभावी अंग है और वायरस के नाम। छोटी माता जो है वो संपूर्ण पूरा शरीर को मतलब प्रभावित करता है। वेरियोला नामक वायरस होता है। खसरा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हो जाएगा मोबरिली नामक वायरस होता है। पोलियो गला रीढ़ नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। पोलियो वायरस से होता है। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबडो वायरस होता है। चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। वेरियोला नामक वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। मिक्सो वायरस से होता है। आगे है प्रोटोजोआ से होने वाली यहाँ पे रोग दिया हुआ बीमारी, प्रभावी अंग और प्रोटोजोआ के नाम। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये जो होता है वो तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करता है। ये जो होता है प्लाज्मोडियम डोनावाली नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला जार जो है वो अस्थिमज्जा को प्रभावित करता है। लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया मसूड़ा को प्रभावित करता है। एंटमीवा जिजीवेलिस नामक प्रोटोजोआ से होता है। सोने की बीमारी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होता है। अगला है बीमारी, प्रभावी अंग और कवक के नाम। कवक से होने वाला रोग हो जाएगा एथलीट फुट जो है पैर की त्वचा को प्रभावित करता है। टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। खाज जो है सफ़ेद दाग होता है इससे। हो जाएगा एकेरस स्केविस नामक कवक से होता है। दांत जो है त्वचा पर लाल रंग हो जाता है इससे। हो जाएगा ट्राइकोफायटन लेरुकोसम नामक कवक से होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है तो ये होता है नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए होता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए सोडियम Na धातु का उपयोग करते हैं। जब नाइट्रोजन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलता है तो नाइट्रेट NO3 बनता है। जब नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर नाइट्राइट NO2 बनाते हैं तो दोनों की मदद से खाने को खराब होने से रोका जाता है। नाइट्रोजन का उच्च प्रतिशत वाला नाइट्रोजन उर्वरक NH2CONH2 यूरिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है तो इसमें पाया जाता है यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पेट में मौजूद अम्ल का pH मान 1.5 से 2.5 है। लैक्टिक अम्ल दूध, दही, अचार वाले खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। अमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती है जिसे जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में HCl अम्ल पाया जाता है तथा यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है एवं हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन को सड़ने से बचाता है तथा हड्डियों को गलाता है। लैक्टोज दूध शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज शेष वसाओं को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। टाइलिन एक एंजाइम है जो भोजन को जटिल अणुओं तथा मंड को सरल अणु शर्करा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। मतलब फराडे का नियम गैसों से संबंधित नहीं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फराडे का पहला नियम यह बताता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोडों पर मुक्त रूप से पदार्थ का कुल द्रव्यमान विद्युत अपघटित हुए संपूर्ण विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है।
बायल का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट बायल ने 1662 में किया था। इसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दाब बढ़ने पर गैस का आयतन कम हो जाता है। चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और घटने पर घटता है। गे लुसाक का नियम। स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात गैस के तापमान बढ़ने पर दाब बढ़ जाता है, वे ताप बढ़ने पर दाब भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फेल्सपार अयस्क है। फेल्सपार जो अयस्क है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क है। परीक्षा के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण अयस्क और धातु दिया हुआ। चांदी का अयस्क हो जाएगा अर्जेंटाइट हो जाएगा, नेविक सिल्वर हो जाएगा, इज राइट हो जाएगा, हॉल सिल्वर हो जाएगा, रूबी सिल्वर हो जाएगा। तांबा का अयस्क हो जाएगा क्यूपर पराइट हो जाएगा, कॉपर ग्लास हो जाएगा, कॉपर पराइट हो जाएगा, मैला काइट हो जाएगा। सोना का अयस्क हो जाएगा काल्वे राइट हो जाएगा, सिल्वे नाइट हो जाएगा क्रेनाराइट हो जाएगा। सोडियम का अयस्क हो जाएगा चिली साल्ट पीटर हो जाएगा, ट्रेना हो जाएगा, बोरेक्स हो जाएगा। टिन का अयस्क हो जाएगा कॉसीटेराइड हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड क्रोंडम हो जाएगा। आयरन का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सिडेराइट हो जाएगा, आयरन पाइराइट हो जाएगा। जिंक का हो जाएगा जिंक प्लेट हो जाएगा, कैलेमाइट हो जाएगा, जिंकाइट हो जाएगा। मैग्नीशियम का अयस्क मैग्नेसाइट हो जाएगा, डोलोमाइट हो जाएगा, एप्सम लवण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, फ्यूज का तार बना होता है। फ्यूज का तार जो बना होता है वो शीशा और टीन का बना होता है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन 63% व शीशा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। एक फ्यूज अति भारण से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, ACTH हार्मोन स्रावित होता है। ये जो स्रावित होता है वो होता है पीयूष ग्रंथि से होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ACTH हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि अधिवृक्क बलकुट का निर्माण करती है जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को विनियमित करने में मदद करती है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन्स अग्नाशय में उत्पन्न होते हैं जो ग्लूकोज स्तर को घटाता या बढ़ाता है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पाराआवर्त ग्रंथि पैराथार्मोन नामक एक हार्मोन का स्राव करती है जो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि से STH, ACTH, TSH हार्मोन आदि स्रावित होता है। मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है। रेनिन वृक्क से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर, चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से दृढ़तर हिस्सों से दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है वह जगह प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि बिस्मथ, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल, पारा आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है।
तो हो जाएगा कोयला को द्वितीयक ईंधन, कोयला गैस को ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कोक, गैसोलीन, केरोसिन द्वितीयक या व्युत्पन्न ईंधन के उदाहरण है, क्योंकि ये प्राथमिक ईंधन के प्रसारण के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। वैसे ईंधन जो प्राकृतिक के द्वारा सीधे तौर से उत्पन्न होते हैं प्राथमिक ईंधन कहलाता है। एसिटिलीन और सेथेसिस गैस द्वितीयक गैसीय ईंधन है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी एक जैविक ईंधन है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट उच्च कोटि का होता है, बिटुमिनस मुलायम होता है, लिग्नाइट भूरा होता है, पीट निम्न कोटि का कोयला होता है। जब किसी ऊर्जा स्रोत से उपलब्धता सीमित हो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त ऊर्जा को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शैल गैस, परमाणु ऊर्जा आदि। भारत में पेट्रोलियम के भंडारण में असम, गुजरात एवं राजस्थान का स्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय है। उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास जीवाश्म युक्त अवसादी शैलों में होता है। अगला क्वेश्चन, किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है उत्परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। विनिमय, किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। सहलगनता, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे ही सहलगनता कहते हैं। प्राकृतिक वरण, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जनसंख्या में कई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है, उसे प्राकृतिक वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, संरचनीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा जनपदिक रोग विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। गैर संचारी रोग के लिए किसी जैविक क्रम को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता, जैसे अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग आदि। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सही प्राणियों के सभी प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है उसे प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष पार्किंसंस रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है? तो हो जाएगा कठलता हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस से यानी नीलगिरी के तेल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो त्वचा के हर संक्रमण को दूर करता है। शीशम भारतीय उपमहाद्वीप का वृक्ष है। इसकी लकड़ियों से फर्नीचर बनता है। शीशम के तने से निकलने वाले चिपचिपा पदार्थ कई रोगों के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दर्द हो जाएगा, अवसाद रोधी, सड़न रोकने में आदि। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सावनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अधिक अनुभार वाले कार्बनिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। प्लास्टिक संश्लिष्ट रेशे वे संश्लिष्ट रबर आदि बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो गर्म करने पर मुलायम होकर पिघल जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे पीवीसी, नायलॉन आदि। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस तरह के प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और उन्हें पिघलाकर साँचे में डालकर वांछित आकार में ढाल लिया जाता है। एक बार कठोर होने पर इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता है, जैसे कि बैकेलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऊष्मा अभिक्रिया के ताप पर अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन पर, सभी पर निर्भर करती है। ऊष्मा के द्वारा की गई अपघटन अभिक्रिया को ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। किसी पिंड की ऊष्मा धारिता केवल पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। विशिष्ट ऊष्मा दी गई ऊष्मा पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के प्रति इकाई द्रव्यमान के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की गणना विशिष्ट ऊष्मा प्राप्त करने के लिए दी गई ऊष्मा ऊर्जा से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, पेयजल में
एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो ये संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। ऑप्शन ए आंसर था। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की खोज साउडिन ने 1903 में किया था। हैजा रोग बेब्रियो क्लोरीन नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। टाइफाइड की आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। टाइफाइड के उपचार हेतु क्लोरोमाइसीटिक वर्ग की एंटीबायोटिक लेना चाहिए। डायरिया पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है। इसकी हानि जो है वो जब प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डीडीटी एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। डीडीटी की खोज पॉल हार्मन मुलर ने की थी। डीडीटी का उपयोग कीटनाशक बनाने में के लिए किया जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेशन होता है। डीडीटी एक खतरनाक पदार्थ होता है और मनुष्य में यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों में योगदान देता है, जैसे कि मधुमेह, कैंसर का खतरा आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 से यहाँ पे 100 तक जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट हो गया। आपका 33वां नंबर सेट कंप्लीट हो गया। इसका हम पीडीएफ दे देंगे टेलीग्राम पे। आप मैथ का जो ये सॉल्यूशन दिया है इसको देख लीजिएगा, या खुद से भी बना सकते हैं। ये पूरा इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये खत्म हो गया 33वां नंबर सेट आपका। 34वां नंबर सेट जल्दी आएगा, तो बने रहें।